कक्षा 12वीं बायोलॉजी अध्याय 11 जीव और समष्टियाँ। इसमें जो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक के प्रश्न हैं बोर्ड परीक्षा में आते रहते हैं। सारी इंपॉर्टेंट प्रश्न का कलेक्शन है, तो इसे आप जरूर समझे, देखें, इन्हीं की तैयारी करें, इन्हीं से प्रश्न आएगा। तो पहला प्रश्न सही विकल्प से लेकर के है। तो देखिए, इकाई समय में प्रति 1000 व्यक्तियों का प्रतिवर्ष जन्म कहलाता है, तो ये कहलाता है जन्म दर। इसके बाद वह देश जो ऋणात्मक जनसंख्या को दर्शाता है, तो ये क्या है? ऑस्ट्रिया। यहाँ पर जनसंख्या घट रही है। फिर है कवक का पादप के जड़ों के साथ सहजीवी संबंध उदाहरण है, तो ये किसमें पाया जाता है? माइकोराइजा। इसके बाद है कवक का शैवाल के साथ सहजीवी संबंध है, तो यहाँ पर उदाहरण है लाइकेन। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, यहाँ पर जो है कवक और शैवाल है, यहाँ पर कवक और पादप की जड़ है। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में परजीविता पैरासिटिज्म को कौन सा सबसे अच्छी तरह स्पष्ट करता है? तो इसमें क्या होता है? एक जीव को लाभ होता है और दूसरा प्रभावित होता है, ये सही है। इसके बाद देखिए, किसी जनसंख्या में जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होने पर जनसंख्या हो क्या होती है? बढ़ती। जन्म दर अधिक है, मृत्यु दर से अधिक है, मानी जनसंख्या क्या होगी? बढ़ेगी। देखिए, लॉजिस्टिक वृद्धि वक्र का आकार होता है, तो ये सिग्माइड आकार का होता है, माने एस आकार का होता है। फिर देखिए, जनसंख्या वृद्धि का समीकरण dn अपॉन dt बराबर r कैपिटल N किस प्रकार की वृद्धि को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है घातीय वृद्धि को। इसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सा परजीविता का उदाहरण है? तो ये है टेपवर्म और मनुष्य, माने मनुष्य के आंतों में टेपवर्म फीता कृमि पाया जाता है, वो परजीवी होता है। इसके बाद देखिए, जनसंख्या घनत्व सीधे प्रभावित होता है, तो जनसंख्या घनत्व होता है जन्म से, माने जन्म दर से, फिर मृत्यु दर से, अप्रवासन से और प्रवासन से। इसके बाद देखिए, आयु पिरामिड का चौड़ा आधार क्या दर्शाता है? इसका मतलब है युवा जनसंख्या अधिक है। फिर है प्रतिस्पर्धा का परिणाम सामान्यतः है, तो जब प्रतिस्पर्धा होती है, आपस में लड़ाई होती है, तो इसमें दोनों की हानि होती है। अब देखिए, ऐसे प्रश्न जो रिक्त स्थानों में आ सकते हैं, और आपको ये भी समझना है कि ये किसी भी फॉर्मेट में आ जाए, रिक्त वाला जो है विकल्प में आ जाए, विकल्प वाला जो है जोड़ी में आ जाए, एक वाक्य में आ जाए, तो आपको इस हिसाब से तैयार करना है कि किसी भी फॉर्मेट में आए तो आपसे क्वेश्चन बन जाए। तो देखिए, किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले एक ही प्रजाति के जीवों के समूह को खालिस्तान कहते हैं, तो ये उसकी क्या कहलाती है? जनसंख्या कहलाती है। फिर जनसंख्या घनत्व का सूत्र है, ये है व्यक्तियों की संख्या और बटे में क्या होता है? क्षेत्रफल। ये जनसंख्या घनत्व का सूत्र है। फिर किसी क्षेत्र में नई प्रजाति का प्रवेश खालिस्तान कहलाता है, तो ये कहलाता है आप्रवासन, माने नई जगह पर आ जाते हैं। फिर किसी क्षेत्र से जीवों का बाहर जाना कहलाता है, तो जब बाहर जाते हैं तो वो कहलाता है प्रवासन। फिर एस आकार की वृद्धि वक्र को खालिस्तान वृद्धि कहते हैं, तो जो एस आकार का होता है वो लॉजिस्टिक कहलाता है। फिर उसके बाद जे आकार की वृद्धि वक्र को खालिस्तान वृद्धि कहते हैं, तो ये घाती वृद्धि कहलाती है। आपको ध्यान रखना है, एस माने लॉजिस्टिक और जे का मतलब यहाँ पर घाती समझना है। वह अधिकतम जनसंख्या जिसे कोई पर्यावरण सहन कर सकता है खालिस्तान कहलाता है, तो उसको हम बोलते हैं वहन क्षमता। इसके बाद देखिए, सहजीवन का एक उदाहरण है, तो लाइकेन और शैवाल और कवक के बीच पाया जाता है, तो इसको आप उदाहरण में दे सकते हैं। फिर परिजीविता में एक जीव का लाभ होता है लेकिन दूसरे जीव की हानि होती है, जैसे मनुष्य में फीता कृमि होता है तो वो लाभ लेता है लेकिन उस मनुष्य को हानि पहुंचाता है, उसमें एनीमिया और दूसरी बीमारियां आ जाती हैं। फिर है परभक्षण में एक जीव दूसरे को खालिस्तान करता है तो दूसरे को खा जाता है, वो परभक्षण कहलाता है। फिर जनसंख्या वृद्धि का गणितीय समीकरण क्या है? तो dn अपॉन dt बराबर होता है rn, ये सूत्र होता है, ये सूत्र को आपको याद रखना है। फिर संसाधनों की सीमितता के कारण होने वाली वृद्धि खालिस्तान वृद्धि कहलाती है, तो जब सीमित संसाधन हो तो ये कहलाता है लॉजिस्टिक वृद्धि।
फिर प्रतिस्पर्धा में दोनों जीव को खाली स्थान होता है तो दोनों जीव को हानि होता है। अब चलिए यहाँ पर हम सही जोड़ी वाले प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ पर जो है आर रणनीति, तो इसका जो है अधिक संतान और कम देखभाली आर रणनीति कहला गई। इसके बाद होता है के रणनीति, तो जो के वाला है ये वहन क्षमता के निकट जीवन है। इसके बाद जनसंख्या पिरामिड, घटता वाला जनसंख्या पिरामिड जो होता है तो उसका आधार कैसा होता है, संकीर्ण होता है। फिर है घनत्व स्वतंत्र कारक, तो ये स्थिर जनसंख्या को बताता है। फिर है प्रवासन, तो प्रवासन का मतलब होता है जनसंख्या का एक निश्चित क्षेत्र से बाहर जाना। इस तरह से इसको जोड़ी मिलाना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आयु पिरामिड, यदि आयु पिरामिड विस्तारित है तो ये किसको बताता है, तो ये उच्च जन्म दर को बता रहा है। फिर यदि आयु पिरामिड स्थिर है तो ये किसको बता रहा है, तो जन्म और मृत्यु लगभग कैसे हैं, समान है। फिर आयु पिरामिड यदि संकुचित हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जन्म दर क्या है, कम है। फिर है जनसंख्या विस्फोट, तो जनसंख्या विस्फोट तो ये सीधा सीधा ये संसाधनों पर अधिक दबाव होता है। पर्यावरणीय प्रतिरोध वृद्धि को सीमित करने वाले कारक यहाँ पर आते हैं। अब चलिए सत्य असत्य वाले प्रश्नों को देख लेते हैं। तो जन्म दर और मृत्यु दर समष्टि के गुण हैं, कथन सत्य है। समष्टि का लिंग अनुपात किसी एक व्यक्ति में पाया जाता है, असत्य है, पूरी समष्टि के लिए होता है। घाती वृद्धि में संसाधन असीमित माने जाते हैं, सत्य है। लॉजिस्टिक वृद्धि वक्र जे आकार का होता है, असत्य है, ये एस आकार का होता है। फिर है वहन क्षमता के पर्यावरण की अधिकतम सहनशीलता जनसंख्या को दर्शाता है, ये सत्य है। परजीविता में दोनों जीव को लाभ होता है, असत्य है। एक जीव को लाभ होता है, दूसरे जीव को हानि होती है। फिर सहभोजिता में एक जीव को लाभ होता है, दूसरा अप्रभावित रहता है, ये सत्य है। प्रतिस्पर्धा में दोनों प्रजातियों की हानि हो सकती है, ये भी सत्य है। फिर अमेंसेलिज्म में एक जीव लाभ और दूसरे जीव पर हानि होती है, असत्य है। सहजीवी हैं, सहजीवी में दोनों को लाभ होता है। फिर आयु पिरामिड जनसंख्या आयु संरचना को दर्शाता है, ये सत्य है। अब चलिए हम देख लेते हैं ऐसे प्रश्नों के जिनके उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में हो सकते हैं। लाइकेनों में सहजीवी रूप से कौन से दो जीव पाए जाते हैं, तो लाइकेन में सहजीवी होते हैं शैवाल और कवक। फिर है मानव जाति की जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ये कहलाता है डेमोग्राफी। फिर इकाई समय में किसी जीव संख्या में उत्पन्न नए जीवों की वास्तविक संख्या को क्या कहते हैं, तो जब नए जीव उत्पन्न होते हैं तो वो क्रिया क्या कहलाती है, जन्म दर कहलाती है। प्रमुख अजैव कारक कौन कौन से हैं, तो ये तापमान है, जल है, प्रकाश है, मृदा है, ये अजैव कारक हैं। इसके बाद देखिए जीव संख्या वृद्धि में किस प्रकार के वक्र प्राप्त होते हैं, तो एक सिग्माइड वृत्त प्राप्त होता है, या हम उसको लॉजिस्टिक वृद्धि भी कह सकते हैं। फिर दी गई वृत्त अवधि में समष्टि में होने वाली मौतों की संख्या को क्या कहते हैं, तो मौत हो तो वो क्या कहलाएगा, मृत्यु दर। फिर अगला देखिए किसी क्षेत्र में नई प्रजाति के प्रवेश को क्या कहते हैं, तो ये कहलाता है अप्रवासन, यदि कोई नई प्रजाति किसी जगह पर आ जाती है तो। जनसंख्या वृद्धि की एस आकृति वक्र क्या कहलाती है, तो इसको हम बोलते हैं लॉजिस्टिक। फिर जनसंख्या वृद्धि की जे आकृति क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है घातीय। फिर दो प्रजातियों के बीच ऋण ऋण माने हानि हानि संबंध क्या कहलाता है, तो जब हानि हानि संबंध हो, ये ऋण ऋण का मतलब हानि हानि समझना है। हानि हानि संबंध ये क्या कहलाता है, प्रतिस्पर्धा, जब दोनों जीव को हानि हो। फिर है एक को लाभ और दूसरे को हानि वाला संबंध कहला गया, माने प्लस और माइनस वाला संबंध, ये क्या कहलाता है, परजीविता कहलाता है। फिर देखिए एक को लाभ और दूसरा अप्रभावित रहने वाला संबंध क्या कहलाता है, सहभोजिता कहलाता है। अब देखिए ऐसे प्रश्नों को देखते हैं जो एनसीईआरटी बुक से हैं और वो 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले है अनुकूलन क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो अनुकूलन वे आकृतिक शारीरिक एवं व्यवहारिक परिवर्तन हैं जो जीव को पर्यावरण में जीवित रहने में सहायता करते हैं। ये प्राकृतिक चयन के परिणाम स्वरूप विकसित होते हैं। उदाहरण के रूप में देखिए मरुस्थलीय पौधों में पत्तियों का कांटों में बदलना,
उच्च पर्वतीय क्षेत्र में मनुष्यों में आरबीसी की संख्या बढ़ना, तो ये एक तरह का अनुकूलन है। इसके बाद देखिए जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं? तो जन्म दर से जनसंख्या बढ़ती है, मृत्यु दर से जनसंख्या घटती है, अप्रवासन से संख्या बढ़ती है, प्रवासन से संख्या घटती है। इन चारों प्रक्रियाओं के संयुक्त प्रभाव से जनसंख्या घनत्व निर्धारित होता है। इस तरह से जन्म दर, मृत्यु दर, अप्रवासन, प्रवासन इन चारों चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए आयु पिरामिड क्या है, इसके प्रकार लिखिए। तो आयु पिरामिड जनसंख्या की आयु संरचना का ग्राफी निरूपण होता है। इसमें पूर्व प्रजनन, प्रजनन और पश्च प्रजनन आयु वर्ग दर्शाए जाते हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं, एक होता है विस्तृत, स्थिर और संकुचित। यह जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति को बताता है। फिर देखिए परभक्षण का पारिस्थितिक महत्व लिखिए। तो परभक्षण शिकार है एक तरह की, तो शिकार की जनसंख्या को नियंत्रित करता है। यह पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। इससे कमजोर एवं रोगग्रस्त जीव समाप्त होते हैं। जैव विविधता को बनाए रखने में भी सहायता मिलती है। अब देखिए लॉजिस्टिक वृद्धि क्या है, तो इसको समझिए। सीमित संसाधनों की स्थिति में होने वाली जनसंख्या वृद्धि को लॉजिस्टिक वृद्धि कहते हैं। तो आपको यही ध्यान देना है कि ये सीमित संसाधन हो तब फिर जो जनसंख्या बढ़ती है लॉजिस्टिक वृद्धि कहलाती है। इसमें वृद्धि दर धीरे धीरे घटती है। यह एस आकार का वक्र दर्शाती है। अंततः जनसंख्या वहन क्षमता के पर स्थिर हो जाती है। इस तरह ये लॉजिस्टिक वृद्धि कहला गई। फिर ये प्रवास का क्या महत्व है, इसको समझते हैं। तो प्रवास में जो जीव है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों से बचाव करता है, भोजन और प्रजनन हेतु अनुकूल स्थान उपलब्ध कराता है, मौसमी परिवर्तन के अनुसार जीव स्थान बदल लेते हैं, इससे जीवों का अस्तित्व सुरक्षित रहता है। तो ये सारी घटनाएं प्रवास या माइग्रेशन कहलाती हैं। फिर देखिए प्रतिस्पर्धात्मक अपवर्जन का सिद्धांत क्या है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर समान संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली दो प्रजातियां साथ नहीं रह सकती हैं। एक प्रजाति दूसरे को समाप्त कर देती है। इसे गाज का सिद्धांत भी कहते हैं। यह पारिस्थितिक संतुलन को समझने में सहायक होती है। इस तरह से इसको समझना है। फिर है सहभोजिता या कम्युनलिज्म क्या है। इसमें एक जीव को लाभ होता है, दूसरा जीव न लाभान्वित होता है न हानि होती है। उदाहरण देखिए व्हेल है और उसके ऊपर बर्नाकल होते हैं, तो ये एक तरह का सहभोजिता का उदाहरण है। यह सकारात्मक संबंध का एक प्रकार होता है, इससे नुकसान नहीं होता है जीव का। इसके बाद आर रणनीति क्या है। ऐसे जीव जो अधिक संतान उत्पन्न करते हैं, जीवन काल उनका छोटा होता है, कम अभिभावकीय देखभाल होती है, अस्थिर वातावरण में पाए जाते हैं, वो आर रणनीति कहलाती है। इसके बाद बात करते हैं के रणनीति क्या है। तो इसमें कम संतान उत्पन्न करते हैं, संतान की देखभाल अधिक करते हैं, जीवन काल लंबा होता है, स्थिर पर्यावरण में पाए जाते हैं। इस तरह से ये दो रणनीतियां हैं। अब चलिए इसमें एनसीईआरटी प्रश्न भी शामिल हैं जो 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक में आ जाते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, उन गुणों को बतलाइए जो व्यक्तियों व्यष्टियों में नहीं है पर समष्टियों में हैं। जन्म दर, मृत्यु दर, लिंग अनुपात, आयु संरचना, जनसंख्या घनत्व ऐसे गुण हैं जो व्यक्तिगत स्तर पर नहीं होते। ये किस में होते हैं, पूरे समष्टि में होते हैं। सब लोगों को इकट्ठा मिला करके एक जनसंख्या के बारे में बताए जाते हैं। फिर देखिए यदि समष्टि 3 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो उसकी आंतरिक वृद्धि दर आर क्या होगी। तो यहाँ पर जो घातांकी वृद्धि होती है, एक्सपोनेंशियल सूत्र होता है, वो होता है यहाँ पर देखिए आर लॉग 2 बटे में टी। तो ये लॉग 2 नेचुरल लॉग है, इसका मान बदल के हम देखते हैं तो 0.693 हो गया, और टी माने 3 वर्ष हो गए तो बटे में 3 हो गया, तो 0.23 इसके प्रतिवर्ष जो है इसकी वृद्धि होगी। इस तरह से इसको निकालेंगे। फिर देखिए पौधों में शाकाहारिता के विरुद्ध रक्षा की महत्वपूर्ण विधियां लिखिए। तो देखिए यहाँ पर कांटे या कठोर पत्तियां, रासायनिक पदार्थ, लेटेक्स व रेजिन, स्राव तथा चींटी, बबूल जैसे सहजीवी संबंध शाकाहारियों से रक्षा करते हैं। तो पेड़ पौधों को शाकाहारी खाते हैं और उनसे पेड़ पौधे बचने के लिए अपने पत्तियों या
तने में कांटे लगा लेते हैं, पत्तियां कठोर कर लेते हैं, कुछ रासायनिक पदार्थ बना लेते हैं, कुछ रेजिन बना लेते हैं, लेटेक्स का स्राव करते हैं, चींटियां रह जाती हैं, इस तरह से उनकी रक्षा हो जाती है। इसके बाद देखिए, आर्किड का आम के पेड़ पर उगना किस प्रकार का संबंध है? तो यह सहभोजिता है, जिसमें आर्किड को लाभ होता है जबकि आम का पेड़ अप्रभावित रहता है। फिर देखिए, कीट पीड़क प्रबंधन में जैव नियंत्रण का पारिस्थितिकी सिद्धांत क्या है? जैव नियंत्रण परभक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें प्राकृतिक शत्रु पीड़क की संख्या को नियंत्रित करता है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर समष्टि और समुदाय की परिभाषा दीजिए। तो 2 चीज़ें हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। समष्टि का मतलब है किसी क्षेत्र में एक ही प्रजाति के व्यक्तियों का समूह या जीवों का समूह। समष्टि किसी क्षेत्र में एक ही प्रजाति के व्यक्तियों का समूह या जीवों का समूह समष्टि कहलाता है। जबकि समुदाय क्या है? ये विभिन्न प्रजातियों के समष्टियों का समूह होता है। तो जब एक ही प्रजाति हो तो समष्टि कहलाएगा और बहुत सारी प्रजातियां हो तो वो समुदाय कहलाएगा। अब देखिए, सहभोजिता, परजीविता, छद्म आवरण, सहयोगिता तथा अंतरजातीय स्पर्धा को उदाहरण सहित समझाइए। तो चलिए, इसमें हम छोटा-छोटा लिख दिए हैं। तो इसमें सहभोजिता के देखिए, सहभोजिता में एक को लाभ होता है और दूसरा अप्रभावित होता है। जैसे व्हेल, बर्नाकल, ये सहभोजिता के उदाहरण हैं। फिर देखिए, परजीविता में एक को लाभ व दूसरे को हानि होती है। जैसे टेपवर्म फीता कृमि है और मनुष्य है। फिर छद्म आवरण में शत्रु से बचाव हेतु समानता, कीट पत्ती सहयोगिता में दोनों को, है ना, शत्रु से बचाव के होत जैसे कीट पत्ती ऐसे कर लेते हैं, अपने आप पर आवरण बना लेते हैं पत्ती जैसे। इसके बाद है सहयोगिता में दोनों को लाभ होता है, जिसको सहजीविता भी कह सकते हैं। दोनों को लाभ होता है, जैसे लाइकेन है, कवक और शैवाल का संबंध। फिर अंतरजातीय स्पर्धा में भिन्न प्रजातियों में प्रतिस्पर्धा होती है, जैसे शेर और चीता आपस में लड़ने लगे तो इस तरह से प्रतिस्पर्धा होने लगती है। अब आगे का भाग देखें, लॉजिस्टिक वृद्धि का वर्णन कीजिए। सीमित संसाधनों की स्थिति में जनसंख्या वृद्धि धीरे धीरे घटती है और अंततः वहन क्षमता के पर स्थिर हो जाती है। इसका वक्र एस आकार का होता है, तो इसको लॉजिस्टिक वृद्धि कहते हैं। फिर है, परजीविता को कौन सा कथन स्पष्ट करता है? एक जीव को लाभ होता है जबकि दूसरा जीव अप्रभावित हानिग्रस्त होता है, तो यह परजीविता का सही वर्णन है। फिर देखिए, समष्टि की 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखिए। तो जनसंख्या घनत्व समष्टि में होता है, जन्म दर समष्टि में होता है, मृत्यु दर समष्टि में होता है, आयु संरचना समष्टि में होता है। ये इसकी जो है संरचनाएं हैं और इसकी वृद्धि और संरचना को निर्धारित करती हैं कि समष्टि कितना बढ़ेगा घटेगा। इसके अतिरिक्त अलग से प्रश्न देखिए, पारिस्थितिक प्रतिस्पर्धा क्या कहलाती है या स्पर्धा क्या कहलाती है? तो एक निश्चित क्षेत्र में उपस्थित जीवों के बीच पारिस्थितिक कारकों का दोहन, जैसे हवा, पानी, भोजन, आवास आदि के लिए होने वाली प्रतिस्पर्धा या लड़ाई को ही हम पारिस्थितिक प्रतिस्पर्धा कहते हैं। आपस में जो जीव हैं इन चीज़ों के लिए संघर्ष करते हैं। फिर है, समष्टि साम्यावस्था से आप क्या समझते हैं? तो किसी समष्टि के वृद्धि स्वरूप को देखने पर पता चलता है कि किसी नए क्षेत्र में पहुंचकर प्रत्येक समष्टि तेजी से वृद्धि करके चरम सीमा पर पहुंचती है और लंबे समय तक इसी चरम सीमा पर स्थित रहती है। यह स्थिर रहने का प्रयास करती है। इस अवस्था को साम्यावस्था कहते हैं। तो कहीं भी जाएंगे, यदि नए जीव जानते जाते हैं नई जगह पर, वहां पर संसाधन असीमित हैं, तो उनकी वृद्धि लगातार होती है। फिर जैसे-जैसे यहाँ पर वृद्धि होती जाती है, संसाधन सीमित हो जाते हैं और फिर एक समय आता है कि वृद्धि रुक जाती है। उस स्थिति में जो है स्थिर हो जाती है, तो उस अवस्था को साम्यावस्था कहते हैं। और जब साम्यावस्था आती है किसी भी समष्टि में, तो जन्म दर तथा मृत्यु दर लगभग क्या होती है? बराबर हो जाती है। तो ये समष्टि की साम्यावस्था कहलाती है। फिर देखिए, परजीविता और सहजीविता में अंतर लिखना है। तो देखिए, यहाँ पर परिजीविता और सहजीविता क्या है? जब एक जीव दूसरे जीव से पोषण प्राप्त करता है तो इसे परिजीविता कहते हैं, और जब 2 जीव एक दूसरे से लाभ उठाते हुए जीवन यापन करते हैं तो इसे सहजीविता कहते हैं, माने साथ-साथ जीवन यापन करते हैं। फिर इसमें एक जीव को लाभ होता है और दूसरे जीव की हानि होती है परिजीविता में। इसमें दोनों जीवों को लाभ होता है। इसमें पोषक में रोग उत्पन्न हो सकता है, माने दूसरे जीव में रोग उत्पन्न हो सकता है, इसमें ऐसा नहीं होता है।
जैसे फीता कृमि और मनुष्य का संबंध है, और इसमें जैसे लाइकेन माने शैवाल और कवक का संबंध है। अब देखिए यहाँ पर अगला है सहजीविता और सहभोजिता में अंतर लिखना है। तो देखिए सहजीविता और सहभोजिता में क्या है? सहजीविता वह संबंध है जिसमें दो जीव एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए जीवित रहते हैं। सहभोजिता में वह संबंध है जिसमें एक जीव लाभान्वित तो होता है पर दूसरा लाभान्वित नहीं होता है। सहजीविता में दोनों जीवों के बीच क्रियात्मक संबंध होता है, दोनों जीवों के बीच क्रियात्मक संबंध नहीं होता है सहभोजिता में। सहजीविता देखिए जैसे लाइकेन तथा लिग्निसी कुल के पादपों की जड़ों में पाए जाने वाले जीवाणु का संबंध होता है। सहभोजिता में देखिए आर्किड तथा वृक्षों का संबंध है, हर्मिट क्रैब एवं मोलस्क का संबंध है, तो ये सहभोजिता के अंतर्गत आ जाता है। अब देखिए प्रश्न है समष्टि उच्चावचन किसे कहते हैं? किसी समष्टि के साम्य अवस्था में पहुंचने के बाद जब संतुलन की अवस्था पहुंच जाए तो उसके बाद भी घनत्व में कमी या अधिकता होती रहती, इस क्रिया को समष्टि उच्चावचन कहते हैं। अब ये प्रश्न है समष्टि और समुदाय में क्या अंतर है? तो चलिए इसमें देखते हैं। समष्टि या आबादी एक ही जाति के जीवधारियों का समूह होता है जो किसी विशेष क्षेत्र में रहते हैं। दूसरे समष्टि आबादी के एक प्रकार के जीव का स्थानीय संघ का समूह होता है। वैसे ये ऊपर आ गया था पर दोबारा से देख रहे हैं। किसी विशेष क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं की समष्टियों का समूह एक समुदाय कहलाता है। माने बहुत सारी समष्टियां हो जाएं, कई प्रजातियां हो जाएं तो समुदाय कहलाने लगता है। समष्टि में केवल अंतः जाति संघर्ष होता है, इनमें अंतर जाति संघर्ष होता है। समष्टि अकेले जीवित नहीं रह सकती, समुदाय जीवित रह सकता है। समष्टि संपूर्ण पारितंत्र को प्रदर्शित नहीं करती, समुदाय पारितंत्र को प्रदर्शित करता है। तो सीधा-सीधा आप समझ सकते हैं कि समष्टि जो होता है, वो सिंगल होता है और समुदाय जब बहुत सारी समष्टियाँ मिल जाती हैं, तो समुदाय में आ जाता है। अब देखिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है 4 नंबर में कभी-कभी आता है, उपयुक्त आरेख या डायग्राम की सहायता से लॉजिस्टिक जिसको हम बोलते हैं संभार तंत्र समष्टि और पॉपुलेशन वृद्धि का वर्णन करना है। तो प्रकृति में किसी भी समष्टि के पास इतने असीमित संसाधन नहीं होते हैं कि चरघातांकी वृद्धि होती रहे। इसके कारण सीमित संसाधनों के लिए व्यष्टियों में प्रतिस्पर्धा होती है। आखिर में योग्यतम व्यष्टि जीवित बनी करती है, जनन करती है और प्रकृति में दिए गए आवास पर अधिकतम संभव संख्या का पालन पोषण के लिए पर्याप्त संसाधन होते हैं। इससे आगे और वृद्धि संभव नहीं है। उस आवास में इस जाति के लिए इस सीमा की प्रकृति को पोषण क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी या वहन क्षमता के मान लेते हैं। तो इस तरह से आपको बनाना ही ये समष्टि का घनत्व हो गया और इस तरह से आपको यहाँ पर ग्राफ बनाना है। ये ग्राफ बनाना है, ये सूत्र भी लिखना है, तो एक बार इसकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे। किसी आवास में सीमित संसाधनों के साथ वृद्धि कर रही समष्टि आरंभ में पश्चता फेस दर्शाती है, माने शुरू में धीरे-धीरे वृद्धि होती है, उसके बाद त्वरण या मंदन फेज दर्शाती है, या तो अचानक बढ़ेगी या अचानक उसमें घटेगी और अंततः अनंत स्पर्शी प्रवस्थाएँ आ जाती हैं, जब समष्टि में घनत्व पोषण क्षमता पहुँच जाती है। समय टी के संदर्भ में एन का आरेख प्लॉट से सिग्माइड एस वक्र बन जाता है। इस प्रकार की समष्टि वृद्धि विहर्स्ट पर लॉजिस्टिक वृद्धि होती है, तो कभी कभी इस नाम से भी आ जाता है। समष्टि के वृद्धि विहर्ष पर लॉजिस्टिक वृद्धि को समझाइए या इसे क्या कहते हैं, तो इसका समीकरण लिखना पड़ता है, ये चित्र बनाना पड़ता है, तो ये इसका समीकरण है डी एन अपॉन डी टी बराबर आर एन के माइनस एन के, ये सूत्र है। तो एन का मतलब समय टी पर समष्टि का घनत्व है, आर का मतलब प्राकृतिक वृद्धि इंट्रिंसिक दर है और के का मतलब यहाँ पर पोषण की क्षमता है। इस तरह से ये लिखना है। चलिए इसका एक अंतिम प्रश्न है, उसको भी देख लेते हैं। समष्टि की जनसंख्या घनत्व को निर्धारित करने वाले कारक समझाएं। यदि बड़ा प्रश्न आ जाए, इसके पहले तो आ चुका है कि जन्म दर होता है, मृत्यु दर होता है, प्रवासन होता है, अप्रवासन, ये समष्टि के घनत्व को प्रभावित करते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। अलग से परीक्षा में आ जाए कि जन्म दर किसे कहते हैं, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। जन्म दर से मतलब समष्टि में जन्मी उस संख्या से है जो दी गई अवधि के दौरान आरंभिक घनत्व में जुड़ती जाती है। तो ये जन्म दर हो गया। तो जन्म दर ये समष्टि में जीव संख्या के घनत्व को बढ़ाती है। यहाँ पर ये होती है प्लस हो गया। और यहाँ पर देख लीजिए मृत्यु दर की बात करते हैं। यह दी गई अवधि समष्टि में होने वाली मौतों की संख्या होती है। तो मौतों की संख्या में यहाँ माइनस लगा है, माने समष्टि से ये बाहर निकल गए, तो यहाँ पर इसका घनत्व क्या होगा, घटेगा। फिर है आप्रवासन, उसी जाति के व्यष्टियों की वह संख्या जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास में कहीं और से आ गए हैं।
तो जब ये आ गए हैं तो इसमें जुड़ जाते हैं, माने इसका घनत्व बढ़ेगा तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा। इसके बाद होता है उत्प्रवासन या इस उत्प्रवासन या प्रवासन भर भी बोल देते हैं। समष्टि के व्यष्टियों की वह संख्या है जो दी गई समयावधि के दौरान आवास छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। तो ये उत्प्रवासन हो गया तो इसमें ऋणात्मक हो जाएगा, माने यहाँ से जनसंख्या घनत्व क्या होगा, समष्टि का घनत्व घटेगा। अब यहाँ पर ये सूत्र भी है, एन टी प्लस वन ये समष्टि का घनत्व है, तो एन टी प्लस बी प्लस आई माइनस डी प्लस ई हो गया। मतलब यहाँ पर बर्थ हो गया, इमाइग्रेशन हो गया, यहाँ पर आने वाले हो गए जो हैं, और ये डेथ, और यहाँ पर ये जाने वाले हो गए, इमाइग्रेशन हो गया। तो इसको घटा देते हैं, इसको जोड़ देते हैं, और जो स्थिर बनी रहती है वो संख्या हो जाती है। तो इस तरह से इसको हम जनसंख्या घनत्व को बता सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन जो पीछे वाले हैं, एक तो यहाँ पर ये समष्टि वृद्धि, वृहस्पति पर लॉजिस्टिक वृद्धि, और यहाँ पर ये समष्टि की जनसंख्या को प्रभावित करने वाले, निर्धारित करने वाले जो कारक हैं, ये बड़े प्रश्नों के लिए इम्पोर्टेंट, इनको देख लेना, बाकी इससे छोटे-छोटे प्रश्न आएँगे।